हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एयरफोर्स का जो एफकैट एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म आ गया है। ये 2026 का जो पहली बैच वाला एफकैट का है, उसकी ये वैकेंसी है। फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो शुरुआत हो गई है फॉर्म भरने की, वो 17 नवंबर को शुरू हो गई थी और लास्ट डेट है 14 दिसंबर। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है, तो कहीं भी किसी और जगह पे जाकर के आपको अप्लाई नहीं करना है। कई बार क्या होता है, फेक वेबसाइट्स होती हैं, उस पे आप जाकर के सारी डिटेल भरते हो, आपका डेटा लीक होता है। सो नोटिफिकेशन में जो भी ऑफिशियल वेबसाइट दी जाए, हमेशा वहीं से जाकर के अप्लाई करें। एग्ज़ाम कब होगा? 31 जनवरी 2026 को, ठीक है? सैटरडे का दिन होगा और 31 जनवरी 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा। तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हमें जानने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो एफकैट एंट्री में है, अगर फ्लाइंग ब्रांच में देखें तो मेन शॉर्ट सर्विस कमीशन में है 34 और विमेन के शॉर्ट सर्विस कमीशन में है 4 वैकेंसीज। बाकी ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, और ये मतलब ऐसे करके आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी वैकेंसीज हैं। और फ्लाइंग ब्रांच में यहाँ पे आप देख सकेंगे कि 10% सीट आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकैट वैकेंसीज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये वैकेंसीज होने वाली हैं। आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो अपना प्रेफरेंस जो है उसी हिसाब से देख के भरना कि किस ब्रांच में आपको ज्वाइन करना है, किस में कितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, किस में कम वैकेंसीज हैं। वो आपके ऊपर है। आप अपनी स्वेच्छा से जैसे भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन की बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा फॉर मेन एंड वीमेन। इसमें आप सभी को पता है, फ्लाइंग ब्रांच में जो मेन और वीमेन के लिए जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो टर्म होता है वो 14 साल का होता है ना? और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए 10 साल का होता है। प्लस अगर सर्विस में कुछ वैकेंसीज अवेलेबल हैं या फिर अगर सर्विस में रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं, तो 4 साल का और एक्सटेंशन हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती। तो यानी कि अगर आप वहाँ पे रिटायर होकर के आते हैं उसके बाद में, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें खैर छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। शुरुआत तो हमें यही करनी होती है कि भैया पहले रिटन क्लियर हो जाए, उसके बाद में एसएसबी क्लियर करना है, फिर मेडिकल क्लियर करना है, फिर ट्रेनिंग होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इतना लंबे का मत सोचो, मेन आपका फ़ोकस होना चाहिए कि भाई आपसे एग्ज़ाम निकले, एसएसबी अच्छे से दो। ऐज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, कौन-कौन नहीं भर सकता। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007 के बीच में है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 भी है, तब भी भर सकते हैं, या 1 जनवरी 2007 है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक? प्लस अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, डीजीसीए द्वारा अगर इशूड आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो आपको 26 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि आपकी फिर जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगी, वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007 के बीच की होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए जो एज क्राइटेरिया है, उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007 के बीच की होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए? अनमैरिड कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान में ये रखना कि ये मत सोचना कि भाई बेरोज़गार बैठे हुए हो और इसमें जॉइन कर लोगे, तो ट्रेनिंग के दौरान शादी कर लोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान आप शादी करते हैं, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है? डिस्चार्ज तो किया ही जाएगा, प्लस ट्रेनिंग के दौरान आपके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है सरकार का, वो अलग से वसूला जाएगा। तो ध्यान रखना कि ट्रेनिंग के दौरान आप शादी-विवाह मत करना। खैर, आगे देखते हैं। द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर व्हाइल एंटरिंग देयर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ भरते वक़्त बहुत ही ध्यान से हर एक चीज़ को भरना। जो आपके 10th के सर्टिफ़िकेट पे लिखा हुआ है, वही ध्यान से भरना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। हालाँकि मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर मैंने देखा था, जब आप जाओगे एसएसबी में ना, तो जब आप टियर 1 क्लियर कर लेते हो, यानी कि जो स्क्रीनिंग का पार्ट होता है, जब वो क्लियर कर लोगे, तो फिर आपका सेकंड शुरू हो जाता है ना, स्टेज 2। तो स्टेज 2 का सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिसमैच हुआ, तो भाई स्ट्रिक्टली वो आपको वहाँ से तुरंत वापस कर देंगे। एक भी डेट या एक भी परसेंटेज का मिसमैच होता है, तो वो तुरंत वापस कर देंगे।
तो भाई ध्यान से हर एक चीज़ को, हर एक इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से भरना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता है। आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, ये बात पता होगी कि एफकैट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नहीं है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए ये एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपके पास मैंडेटरी है कि आप मैथ्स और फिजिक्स आपने 12th लेवल में पढ़ी है, और वो भी हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th लेवल पे। उसके अलावा ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, या उसके और भी ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम 60%। अब फ्लाइंग ब्रांच के लिए बाकी की जो, अगर मान लीजिए आपके पास बी बीटेक की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और अनएडिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीज़ें आपके पास, बेसिक्स ये है कि भाई ग्रेजुएट रहो, ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और हाँ, फ्लाइंग ब्रांच के लिए ये मैंडेटरी है कि 12th लेवल में मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए ये सारी चीज़ें हैं भाई, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक, ये सारी डिग्रीज हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, जैसे वेपन सिस्टम के लिए क्या है, तो वही आपके पास मैथ्स और फिजिक्स 10+2 लेवल पे होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएट हो, ठीक है, 3 साल की डिग्री वाला, ये नहीं कि कोई 1 साल का ग्रेजुएट हो आप वो करके चले गए। 3 साल की जो ग्रेजुएशन होगी, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, पर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 60% मार्क्स, ये तो मैंडेटरी है, प्लस ये अगर आपके पास बी बीटेक डिग्री हो, 4 साल का कोर्स हो, दैट इज ऑल्सो ओके। ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, जो जनरली लोग मिस कर देते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में सबको पता होता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने फाइनल ईयर में हैं या सेमेस्टर में हैं, मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं और बीए के फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास कोई भी बैकलॉग ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगी हो, है ना? सारी बैकलॉग्स क्लियर होनी चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए लास्ट सेमेस्टर तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो 5th सेमेस्टर में हो, ठीक है? और तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक? और ध्यान रहे कि 5th सेमेस्टर तक आपका ओवरऑल मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए 5th सेमेस्टर तक, ठीक? और 5th सेमेस्टर तक ओवरऑल कहीं भी आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्लस जब आपका जब आप मान लो इसमें जॉइन कर लेते हो, आप ट्रेनिंग पे भी चले जाते हो, तो आपको 30 नवंबर 2026 तक आपको अपना एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कंप्लीटली वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? एक बात और कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है ना? और वो एसएसबी भी क्लियर कर लेते हैं, फिर लास्ट में एक प्रोसेस होता है सीपीएसएस का, जिसको कंप्यूटराइज्ड पायलट सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे जो कैडेट्स हैं या ऐसे कैंडिडेट्स हैं, वो फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? या फिर ऐसे फ्लाइट कैडेट जिनको ट्रेनिंग के दौरान एयरफोर्स के अकेडमी से उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अगेन बार-बार यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में मेंशन किया गया है भाई कि अटमोस्ट केयर व्हाइल फिलिंग, बहुत ध्यान से फॉर्म भरना, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया ना, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट एसएसबी के दौरान अगर आता है और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर हो जाती है, भाई तुरंत वापस कर देते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कह सकते हो कि सर गलती हो गई, मैं नेक्स्ट टाइम लेकर के चला आऊँगा। नहीं भाई, आप जाइए तो जाइए, ठीक है? अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप भूल गए हो या डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको ये कह सकते हैं कि भाई एक काम करना, आप नेक्स्ट डेट में आ जाना, ये तो कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही मिसमैच हो, फिर आपको बोले कि आप पहले जाकर के डेट ऑफ बर्थ मैच कराओ, फिर वापस आ जाना 1 महीने बाद। नहीं, तुरंत वापस कर देंगे। फिर जो आप अपना देखो आगे, ठीक है? फिर और इम्पोर्टेंट चीज़ें, हाँ भाई, फॉर्म भरते वक़्त फ़ोटोग्राफ का बहुत ध्यान रखना। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। प्लस 100 केबी से 200 केबी के बीच का होना चाहिए, और जो फ़ोटो होगी, उसका फ़ाइल का नाम पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ डॉट जेपीजी या फिर पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ डॉट जेपीईजी ही होना चाहिए। तभी आपका वो फ़ोटो अपलोड होगा। सिग्नेचर में भी सेम हाल है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना, और 80 केबी से 150 केबी के बीच का होना चाहिए, और फोटो का नाम
signature.jpg या फिर signature.jpeg होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन की बात करें तो मेल्स के लिए लेफ्ट थंब और फीमेल्स के लिए राइट थंब लगाना वहां पे अनिवार्य है। फिर उसकी फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। 50 केबी से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। और अगेन फाइल का नाम थंब इम्प्रेशन डॉट जेपीजी या फिर थंब इम्प्रेशन डॉट जेपीजी ही होना चाहिए। ठीक। फीस पेमेंट क्या है? 550 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, ये पूरा कोई भी पैसा नॉन रिफंडेबल है। तो ये ओवरऑल मिला करके पड़ेगा 649 रुपए। ये आपको पेमेंट करना है, एप्लीकेशन की फीस है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो जो एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले हैं एयर विंग के, उनके लिए ये फीस नहीं है। ठीक। फिर जब आप पूरा फॉर्म भर लोगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, उसको ध्यान से भाई प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना। कई बार क्या होता है, कुछ एसएसबीज में जब आप जाओगे कुछ कुछ जगह मांग लेते हैं, कुछ जगह नहीं मांगते। हालांकि उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आपकी एप्लीकेशन की एक कॉपी उनके पास होती है। जब आप स्क्रीन इन हो जाओगे, बैठोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उनके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है ऑलरेडी। तो उसी के बेस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करता है। पर अपनी सहूलियत के लिए एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। ठीक है। टेक्निकल क्वेरी अगर आती है फॉर्म भरने के दौरान, तो क्या करना, ये नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल कर लेना। लेकिन ध्यान रहे कि ये नहीं कि कभी भी कर लिया। समय दे रखा उन्होंने सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, अगर कोई हॉलीडे है तो उस दिन मत करना। अगर फोन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप एक काम करना, ये है ईमेल, ईमेल पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। अब आपने फॉर्म भर दिया, तैयारी भी कर ली, एग्जाम की डेट आ गई है, 31 जनवरी 2026 है। तो आप क्या करोगे, 22 जनवरी 2026 से 11 बजे के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये चीज मुझे बहुत सही लगती है, मतलब डिफेंस के मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। हर एक चीज पहले से डिसाइडेड होती है, सब कुछ वेल प्लान्ड होता है। ये नहीं कि फॉर्म भरवा लिया फिर अब डेट पता नहीं कब आएगी, पता नहीं कब एडमिट कार्ड आएगा, कुछ अता पता नहीं है बाकी की वैकेंसीज में। डिफेंस में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब कुछ पहले से क्लियर है कि किस डेट को एग्जाम होगा, किस डेट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये चीज हमारे आम जीवन में भी होना चाहिए कि वेल प्लान्ड हो, तभी आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। खैर, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए? फिलहाल तो आप इतने समझदार हैं कि कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली, कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखें कि भैया लास्ट डेट का इंतजार मत करो, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर फॉर्म भरते वक्त आप लास्ट टाइम पे भर रहे हो, कई बार क्या होता है सर्वर इशू आता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, तो वेबसाइट काम करना स्लो कर देती है, बहुत कम, बहुत धीरे काम करती है। तो कई बार क्या होगा, फोटो अपलोड करने जाओगे तो एक एक घंटा हो जाएगा, फोटो ही अपलोड नहीं होगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आप एक काम करो, पहले से ही भर दो। और मैं इसका भुक्तभोगी रह चुका हूँ। ठीक है, मैंने एक बार लापरवाही करी, बस फोटो ही और सिग्नेचर अपलोड करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया था। ठीक है, और वो फॉर्म मैं नहीं भर पाया। तो और वो भी मैं कब भर रहा था कि शाम 5 बजे, मतलब एक पर्टिकुलर डेट थी, मान लो 5 जनवरी, और कह दिया 5 जनवरी शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है। तो मैं शाम को 4:59 पे तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो कहाँ से हो पाएगा भाई? तो इस वजह से टाइमली हर एक चीज़ कर लेना। एनओसी ज़रूरी है, हाँ भाई ये चीज़ ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या कहीं भी काम कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई खास करके एनओसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एसएसबी में जाओगे ना भाई, वो पहले एनओसी मांगेंगे, है ना? और अगर एनओसी नहीं है तो आपका फर्स्ट स्टेज भी नहीं वो बैठने देंगे, क्योंकि उनके लिए भाई एनओसी इज इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ मैंने देखा भी है, मेरे सामने 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके पास एनओसी नहीं थी, उनको स्क्रीनिंग में भी बैठने नहीं दिया, उनको बाहर कर दिया। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, पहले एनओसी लेकर के आइए, फिर अगली डेट में आप आ जाना। तो ये सहूलियत देते हैं कि नेक्स्ट डेट दे देते हैं। लेकिन अगर ये सोचो कि बिना एनओसी के आप चले गए और आपको एसएसबी में पार्टिसिपेट करने देंगे, तो भाई नहीं, ऐसा मत सोचना, एनओसी इज इम्पोर्टेंट। फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एयर विंग का, ये तो बेसिक सी बात पता है। एग्ज़ाम शेड्यूल जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 31 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम होगा। ये है पूरी डेट। हालांकि जब एडमिट कार्ड आएगा, ये टाइमिंग है, एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी ये मेंशन रहेगा। सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन की बात करें तो भैया जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग या मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे।
टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, 1/3 मार्किंग होती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सिलेबस। सिलेबस तो भाई मुझे लगता है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए तो भाई ये स्क्रीनशॉट ले लेना, दिस इज सिलेबस। और जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनको पता है भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन करते रहो, ठीक है। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो यही चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है कि जब आप सबमिट कर दोगे तो एग्ज़ाम के 9 दिन पहले, है ना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अपना यूज़र नेम डालना, पासवर्ड डालना, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और सारी चीज़ें जो भी माँगा है वो सब कुछ लेकर के जाना। इसमें तो हालाँकि मेंशन किया ही है कि क्या-क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या-क्या नहीं लेके जानी है। बट आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो एडमिट कार्ड में भी ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि भाई आधार कार्ड को ओरिजिनल में लेकर के जाना, एडमिट कार्ड तो ज़रूर लेकर के जाना, फ़ोटो साफ़ होनी चाहिए, नहीं कि धुंधला एडमिट कार्ड लेकर के जा रहे हो। 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ रख लेना और सेम फ़ोटोग्राफ जो कि आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अपलोड किया है। बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना, सिग्नेचर वगैरह करने के लिए अटेंडेंस शीट पे। यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन मुख्य थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी नीचे आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे कि फिज़िकल एंड्योरेंस क्या होना चाहिए, फिज़िकल कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। हालाँकि वो एसएसबी के दौरान की बातें हैं। और नीचे और भी नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे अलग-अलग रिज़र्वेशन, यानी कि अगर आप कोई कैटेगरी अप्लाई कर रहे हो, किस कैटेगरी से हो या सारी चीज़ें, तो वो आप यहाँ पे अ, ये सारे सर्टिफ़िकेट्स हैं, उनके फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। और हालाँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये टैटू वगैरह का है, ये अभी आपको आवश्यक भी नहीं है। ये जो टैटू का अंडरटेकिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें, ये आप जब एसएसबी में पहुँचोगे तब वहाँ पे ये भरा जाता है। मतलब जब आप मान लो रिटन आपका क्लियर भी हो गया, तो डैशबोर्ड पे जाओगे, एसएसबी के लिए कॉल लेटर जब जनरेट करोगे, तो वहाँ पे इकट्ठे ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो टैटू वगैरह का ये सारा है, फॉर्मेट है। और हालाँकि इसमें कैटेगरी वाइज़ कुछ होता नहीं है, कैटेगरी का कुछ सीन नहीं है, तो भाई कैटेगरी सर्टिफ़िकेट वगैरह भी नहीं माँगते हैं। हाँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ टू यू। ध्यान देना भाई कि लास्ट डेट जो है उसके पहले-पहले ही फॉर्म भर लेना, 14 दिसंबर 2025 है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।